तो गाइस ये हमारा वीज़ा प्रोसेस का सेकंड पार्ट है। तो पहले पार्ट में मैंने बताया था कि यूनी आसिस वो सब आपको नहीं पता होगा, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि यूनी आसिस जर्मनी में क्या है। पता है कि आपको अगर में दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ है। फर्स्ट है होक्सुले और सेकंड है टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर क्या आता है पता है, म्यूनिक और वो सब हो गई, वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहते हैं। और होक्सुले क्या होता है, नोर्डहाउज़न है, होक्सुले है। या उन दोनों में क्या डिफरेंस है कि भाई 80% प्रैक्टिकल या टू 80% प्रैक्टिकल होता है और उसमें थियरी ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकल कम होता है। तो हम वहाँ पे थे कि मैंने वीज़ा तो रख दिया 16 अगस्त को। फिर मैंने क्या किया उन दिनों में, क्योंकि मेरा वीज़ा 3.5 महीने या 3.25 महीने भी कह सकते हो बाद आया है। तो उन दौरान मैंने क्या किया, तो 16 अगस्त को मैंने वीज़ा रखा मुंबई VFS से। VFS अकेला मुंबई में नहीं है, अहमदाबाद में भी है, कोलकाता में भी है, बेंगलोर में भी है और दिल्ली में भी है। तो अगर आपको कौन सा लगता है नज़दीक कौन सा है वहाँ पे आप रख सकते हो। तो हमको तो मुंबई ऑब्वियसली नज़दीक ही रहता है सूरत से, तो मैं मुंबई रखा हूँ। 16 अगस्त को मैंने वीज़ा रखा और 1 अक्टूबर को मुझे अभी तक याद है कि नोर्डहाउज़न में मेरा कोर्स चालू हो जाने वाला था। तो उस दौरान सबको वीज़ा आ रहे थे 2 महीने में, ये 2 महीने मान लो, 2.25 महीने मान लो। तो मुझे भी सेम वीज़ा कि भाई मेरा वीज़ा भी 2 महीने में आ जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने सब प्लानिंग करके रखी थी। तो जब मैं वीज़ा रख के आया उसके 15 दिन बाद ही मैंने सब शॉपिंग करना चालू कर दिया। 20 दिन में मेरी सब शॉपिंग हो गई। मान लो किचन का हो गया, कपड़े का हो गया और जो एसेंशियल चीज़ है वो सब। अगर आपको एसेंशियल चीज़ का एक वीडियो चाहिए तो मैं अलग से बना दूंगा। तो ऐसा कुछ था, तो मैंने शॉपिंग कर दी। सितंबर चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ZZBVA पे आप मेल कर सकते हो अगर आपको आपका वीज़ा स्टेटस जानना है तो। मैं आपको मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ पे भी सब बढ़िया था। VFS वालों ने मेरे डॉक्यूमेंट्स कॉन्सुलेट को भेज दिए। अब मुंबई कॉन्सुलेट पता है क्या है, VFS एक मीडिएटर है, आप ऐसे कह सकते हो कि हमारे डॉक्यूमेंट VFS मुंबई के पास जाएंगे। अगर आप मुंबई से अप्लाई करते हो तो, अगर आप दूसरी जगह से करते हो तो सेम सिचुएशन है। तो VFS के पास हमारे डॉक्यूमेंट जाएंगे, वहाँ से चेकिंग होंगे और पूरा चेकिंग करेंगे वो लोग। फिर वहाँ से हमारे डॉक्यूमेंट जाएंगे कॉन्सुलेट में, कॉन्सुलेट यानी कि एम्बेसी में जाके वहाँ पे चेक होंगे। फिर हमारे डॉक्यूमेंट जाएंगे बर्लिन में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और कहीं पे भी अगर आपकी यूनिवर्सिटी का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे। मुझे वो एग्जैक्टली नहीं पता है क्योंकि जर्मन प्रोसेस अभी तक मुझे नहीं पल्ले पड़ रहा है, थोड़ा दिक्कत वाला है। तो फिर जर्मनी जाएगा, वहाँ से आपका अप्रूवल आएगा, फिर आपको मिलेगा, फिर एम्बेसी आपको आपका वीज़ा देंगे, बराबर है। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है पूरा। तो मेरा वहाँ पे 1.5 महीना हो गया और मेरा कम्प्लीटली चल रहा था। लेकिन तभी 2 महीने या 2.25 महीने के बाद मुझे एक मेल आता है VFS से कि आपका CV आपको फिर से हमें देना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी मेरा CV 2 कॉपी ऑलरेडी मुंबई VFS को दे दिया था। फिर उन लोगों ने फिर से मुझे ऐसा मेल किया कि आपका मिसिंग डॉक्यूमेंट है तो आपको आपका CV देना पड़ेगा, फिर प्रोसेस चालू होगा। तो अगर कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट वो लोग मंगवाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि 10 या 15 दिन में वीज़ा आ जाता है लोगों को। और कभी कभी क्या होता है कि मेरे कई दोस्त हैं तो उन लोगों ने भी मेरे साथ ही CV दिया था, क्योंकि पता नहीं क्यों CV हमने ऑलरेडी दिया था तो हमारे पास मंगवाया। तो कुछ ऐसा है ना कि मैंने CV दिया और मैंने CV दिया, उसके 2 महीने बाद मेरा वीज़ा आया, या 2 महीने बाद। और मेरे 2-3 फ्रेंड भी थे, उन लोगों वो भी नोर्डहाउज़न में ही थे, मेरे ही कोर्स में और मेरी ही यूनिवर्सिटी में। उन लोग को भी सेम सिचुएशन हुआ, CV दिया था तो भी CV मंगवाया और उन लोग को 10 या 11 दिन में वीज़ा आ गया था, तीनों लोग को, और मुझे नहीं आया। तो कुछ ऐसा है। और मैंने कहीं मेल किए, कॉल्स किए, लेकिन क्या है पता है, मुंबई VFS तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, मुंबई कॉन्सुलेट भी है। लेकिन अगर आप VFS को कॉल करते हो तो आपको अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, लेकिन उन लोगों से कुछ होता नहीं है। एक वक्त ऐसा आता है कि
अगर हम प्रेशर करते हैं वीएफएस को तो वीएफएस वाले लास्ट में ऐसा बोल देंगे कि आप कॉन्सुलेंट को कांटेक्ट करो। भाई कॉन्सुलेंट वाले कॉल ही नहीं रिसीव करते, कॉल रिसीव करते हैं तो तरीके से बात भी नहीं करते, हमारा रेफरेंस नंबर, हमारा पासपोर्ट नंबर नहीं मांगते हैं, तो उन लोग को पता कैसे चलेगा कि हमारा स्टेटस क्या है। पहली बात तो है। तो मैंने कंसुलेंट को बहुत ट्राई किया कांटेक्ट करने को। मेरे पास 4 से 5 नंबर है, आपको मैं वो भी प्रोवाइड करूँगा, और 2 मेल आईडी है। अगर आपको एटलीस्ट उन लोग का रिप्लाई आता है तो अच्छी बात है, मुझे तो नहीं आ रहा था। तो मैंने वीएफएस के मेरे पास 2 नंबर है, उस पर भी मैंने ट्राई किया। वो लोग तो कॉल रिसीव करते हैं, लेकिन उन लोग से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारी फ़ाइल है अब एम्बेसी में। तो वीएफएस का काम यहाँ पे हो गया है ख़त्म। तो अभी हम कॉन्सुलेंट को कांटेक्ट कर रहे थे। मैं थक गया था पूरी तरीके से, 3 महीने हो गए थे ऑलमोस्ट। मुझे अभी भी याद है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो गाइस मैंने वो ट्राई किया, मेल किया, कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो मुझे अभी भी याद है 16 नवंबर को मैं मेरे दोस्त के साथ गया था मुंबई वीएफएस, मेरे दोस्त का वीज़ा रखने के लिए, वीज़ा फाइल रखने के लिए। तो तभी हम कॉन्सुलेट भी गए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक बार ट्राई करते हैं मुंबई में, तो कॉन्सुलेट भी जाके आते हैं। तो मैं अंदर गया और मुझे बाहर ही काट निकाल दिया, क्योंकि हुआ ऐसा कि वो लोग ऐसे बोले कि आप अपॉइंटमेंट दिखाओ। तो अपॉइंटमेंट तो ऑब्वियसली नहीं मिलती है। और एक दूसरा भी दोस्त था, उसके 3.5 मंथ हो गए थे, तो वो अंदर गया, उसको अंदर जाने दिया, और उसको भी सेम बोला अपॉइंटमेंट दिखाओ। तो अपॉइंटमेंट तो उसके पास भी नहीं थी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उसने पासपोर्ट नंबर तो नहीं लिया, लेकिन पहले प्रॉब्लम बोला कि भाई 3.5 मंथ हो गए हैं और अभी तक वीज़ा नहीं आया है, तो अब क्या करें। तो उन लोग ने बोला कि आपको पहले यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए अपॉइंटमेंट के बिना, ड्यू टू द कोरोना पेंडेमिक। और यहाँ पे हम पासपोर्ट नंबर वो सब नहीं लिखते हैं, आपको मेल आ जाएगा, जो भी होगा वीज़ा आएगा और रिजेक्शन आएगा। मे बी रिजेक्शन तो नहीं आता है जर्मनी में, लेकिन तो मैं कॉन्सुलेट भी गया था, तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो अगर आपको एक एडवाइस है कि आप बिना अपॉइंटमेंट के मुंबई कॉन्सुलेट एम्बेसी मत जाना, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो उन दौरान मेरे जो भाभी है बर्लिन में, हेतल भाभी नाम है, हेतल, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि इन लोग से होगा ही नहीं, एम्बेसी वालों से भी। और मेरे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उसको मेरे भाभी जर्मनी से मेल भी किया और कॉल भी किया। तो वो लोग ऐसा बता रहे हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के भाई नोडाउजन इमिग्रेशन बोल रहा है कि यहाँ से आपका वीज़ा अप्रूवल हो गया है, अब आपका वीज़ा कॉन्सुलेट में है, तो प्लीज़ कॉन्सुलेट को कॉल कीजिए। फिर मैंने रोन करके है, रोन शान के मेरा कोऑर्डिनेटर, मेरे नोडाउजन का, मैंने उसको भी मेल किया। तो उसने सेम रिप्लाई दिया कि भाई आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया है, अब आपको आपकी एम्बेसी वीज़ा नहीं दे रही है, तो उसको कांटेक्ट कीजिए। तो मेरे भाभी ने कितने मेल किए, लिटरली मैं आपको बताता हूँ कि मैं मेरे भाभी को इंडियन टाइम में 11, 11:30 बजे भी मैसेज करता था व्हाट्सएप पे कि भाभी ये है, आप इनको मेल करिए। और मेरे भाभी उस दौरान, क्योंकि जब मैं सुबह भी 7-8 बजे कॉल करता था व्हाट्सएप पे, और एनी टाइम मैं मैसेज कर देता भाभी को, तो वहाँ पे तो रात हो गई। तो फिर भी भाभी मुझे एनी टाइम रिप्लाई देते थे कि भाई यहाँ पे। तो भाभी ने वीज़ा प्रोसेस में मेरी बहुत हेल्प की है। एटलीस्ट आप ऐसा बोल लो कि भाभी ने ही मेरा वीज़ा ला के दिया है, क्योंकि और तो मेरा कोई कंसल्टेंसी वाला था ही नहीं। फिर से सेम सिचुएशन कि मैं कॉल करता हूँ, वो रिसीव करते हैं, कभी रिसीव नहीं करते, कभी कट कर देते हैं। क्या पता है, फ़ोन उचकते साइड में रख देते, हम बोलते हैं तो कुछ आवाज़ ही नहीं आती, उन लोग का बैकग्राउंड साउंड आता है। तो ऐसे पूरे तरीके से ये लोग कॉन्सुलेट वाले व एम्बेसी वाले कोई रिप्लाई नहीं देगा भाई। और मेल में तो रिप्लाई नहीं देता, लेकिन मेल करो, हमने किया था, आप भी करो, मेल करते रहो। तो क्या है, फ़ायदे में रहोगे, आपके साइड से बैकअप में ऐसा कुछ रहेगा कि भाई आपने तो पूरी तरीके से ट्राई किया था। तो फिर 3.25 महीने के बाद, मुझे अभी भी वो दिन याद है, तो मेरा वीज़ा आया था प्रमोशन में था। स्पाम में, कभी कभी स्पाम में भी आ जाता है। तो मेल पूरा तरीके से चेक करो, हर एक डिपार्टमेंट। तो मेरा प्रमोशन में वीज़ा आया था और मैं बड़ा खुश हो गया। और उसी दिन सुबह मैंने मेरे भाई को बोला था, यार अब वीज़ा नहीं आएगा ऐसा लग रहा है। पूरा उम्मीद टूट गया था, और उस दिन ही मेरा वीज़ा आया। तो फिर तो क्या था, वीज़ा आया और मेरे तो ऑलरेडी शॉपिंग और वो सब हो ही गई थी। तो मैंने पता है क्या किया कि
उसी दिन नाइट को मेरे सूरत एयरपोर्ट में गया और एयर इंडिया से टिकट बुक करवाई। अब मैं बोलता हूँ कि फ्लिपकार्ट से एयर टिकट बुक करवा सकते हो या एनी एप्लीकेशन अदर से हो गया, लेकिन अभी कोरोना की सिचुएशन में अगर आप एयरपोर्ट से एयर इंडिया से मीन्स कि आपको एयर इंडिया जाना है तो एयर इंडिया से नहीं जाना है तो, और लुफ्थांसा हो गया और स्पाइसजेट वगैरह जो आपको पसंद है तो एयर इंडिया से जाओगे ना तो फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट को 3 बैग अलो करते हैं, या आप 3 बैग 23 केजी की 3 बैग ले जा सकते हो। 5 kg की ये बैग हो गया लैपटॉप वाला बैग, और 7 या 8 kg का केबिन बैग हो गया जो आपको प्लेन में रखना है। तो कुछ ऐसा सीन होता है। तो मैंने टिकट कंफर्म करवाई। मेरे सभी फ्रेंड्स जो पहले महीने पहला या 1.5 महीने पहले चले गए थे उन लोग को टिकट पड़ा था 35 समथिंग, और मुझे मेरी टिकट पड़ा 65,000, यानी कि दुगना प्राइस में मेरी टिकट मुझे मिला है। क्योंकि क्रिसमस आने ही वाला था, अब तो क्रिसमस चल रहा है, आने ही वाला था, तो भाई आसमान पे भाव छू गया था, आसमान पे, सच्ची बोल रहा हूँ। तो 65 में मैंने कंफर्म कराया। फिर मैंने अगले ही दिन अहमदाबाद VFX गया, क्योंकि मुंबई VFX में अगर आप जाओगे प्रीमियम में तो वहाँ पे भी सेम रश रहता है, तो टाइम ही वेस्ट होने वाला है। तो अगर आप गुजरात से हो तो मैं तो यही बोलता हूँ कि अहमदाबाद VFX चले जाओ पासपोर्ट स्टैंपिंग करने के लिए। प्रीमियम में कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से वो लोग आपको वॉचमैन रोकेंगे तो बोल देने का इसमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं आता है पासपोर्ट स्टैंपिंग में, आराम से चले जाओ। 1600 रुपये में मेरा पासपोर्ट स्टैम्प होके 4 दिन में आ गया। मैं बुधवार को गया था, शनिवार को आ गया है, तो मैं ट्यूसडे गया था और मेरा सैटरडे को पासपोर्ट स्टैम्प हो गए मेरे घर पे आ गया। तो एक बार आपको जाना है, फिर रिटर्न में तो कुरियर ही आ जाएगा। अहमदाबाद VFX में जाओ और आपका पासपोर्ट स्टैंपिंग हो जाएगा। तो गाइस यहाँ तक का तो यहाँ पे ही रखते हैं। बाद में जो तीसरा वाला पार्ट आएगा वो काफ़ी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो मुझे वहाँ पे भी हुई है। पार्ट 2 और पार्ट 3 में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ है, तो पार्ट 2 तो ये हो गया। वो आप देखते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। इंस्टाग्राम में मेरा ID है DG इन जर्मनी, तो फॉलो कर दीजिए। या